जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं और इस लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल इम्पोर्टेंट टॉपिक इन हिस्ट्री, इन जियोपॉलिटिक्स, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन शेपिंग द वर्ल्ड, जो आज है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सब्जेक्ट हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन हिस्ट्री, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट, दैट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 1945 यानी राइट आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1990 तक जाता है, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स। ये तो इसका टाइम पीरियड। अब इसके अंदर जो इवेंट्स हुए वो भी डिस्कस करेंगे। कोल्ड वॉर इटसेल्फ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, और इसका फिर इम्पैक्ट क्या रहा वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू एंड होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो फौरन बाद हमने ये देखा कि किस तरह यूनाइटेड नेशंस ने सक्सीड किया लीग ऑफ नेशन को, और अमेंडमेंट्स के साथ चल, जैसे कि इस वक्त जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, और उनका सेक्रेटरिएट है, और उसके साथ एसोसिएटेड फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। और उस वक्त जब ये बना था, उस वक्त इसका एक मैंडेट भी था कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को भी वर्ल्ड में एंड करना है। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी थी, अब तो वो एंड हो गई। तो ये इसने बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने सक्सीड किया लीग ऑफ नेशन को। अब जो सबसे बड़ा डर था यूरोपियन पॉलिटिक्स में, खास तौर पर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो कुछ हुआ, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो डर था फाशिस्ट एंड द नासिस्ट आइडियोलॉजी, और फिर जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी उसका, वो तो खत्म हो गया 45 के अंदर, जापान को भी गिरा दिया। लेकिन वो जो रेवोल्यूशन आई थी 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन जो हमने देखी है, टॉपिक, उस रशियन रेवोल्यूशन के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह जो सोवियत यूनियन बना, उसके अंदर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो हमें वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक डिफरेंट मोड में नजर आती है। हिटलर का जब डर खत्म हो गया तो वर्ल्ड के अंदर एक नया स्टेज तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर, जिसके अंदर दो आइडियोलॉजीज, कॉम्पिटेटिंग आइडियोलॉजीज आमने सामने आती हैं। नंबर वन इज कम्युनिज्म, जो सोवियत यूनियन यानी कि जो रशिया है, उसको कम्युनिज्म को वो लीड कर रहा होता है, और कैपिटलिज्म जिसको अमेरिका लीड कर रहा होता है यूरोप के साथ में। ये दो कॉम्पिटेटिंग आइडियोलॉजीज की कन्फ्रंटेशन, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, in the form of proxy wars, in a form of conflicts, in a form of arms race,
in a form of space race, in a form of nuclear race, in a form of military coups, in a form of political interference, in a form of economic packages, and in a form of alliances, and so on. यानी different आप इसकी नेचर को देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर कैसे फैली हुई थी। ये जो मैंने सारी ये लाइन बताई है, ये सारे इवेंट्स हैं बेसिकली, जहां से ये हम इसको डिफाइन करते हैं कोल्ड वॉर। अगर इसको हम लिटरल मीनिंग्स इसके देखें तो बेसिकली इसके अंदर है यही कि ये उस तरह वॉर नहीं है जो वर्ल्ड वॉर 1 थी या बाकी वॉर्स होती है जिसमें एनिमी कन्फ्रंटेशन सामने होती है 1 to 1। ये कोल्ड वॉर, इसके अंदर डायरेक्टली जो एनिमीज हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं कर रहे, बल्कि एलाइज के थ्रू ब्लॉक बाइपोलर सिस्टम उस तरह अपने आप को एक दूसरे को कंपीट कर रहे। तो जॉर्ज ऑरवेल ने बेसिकली ये फर्स्ट टाइम इसको यूज किया कोल्ड वॉर को, फिर बाद में प्रेसिडेंशियल एडवाइजर जो था और अमेरिकन फाइनेंसर भी था बर्नार्ड रॉच, इसका प्लान भी है, तो इसने फिर फाइनली इसको यूज किया यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोल्ड वॉर। ठीक, इस कोल्ड वॉर के अंदर हमें ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सुपर पावर्स हमें नजर आती है, यूएस एंड यूएसएसआर, इसकी कन्फ्रंटेशन, हॉस्टिलिटी और बिटर रिलेशंस की फॉर्म के अंदर हमें ये नजर आता है पीरियड, जिसके अंदर एक तरफ तो जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है वो अपने कंट्रीज अलायंस बनाकर इंक्रीज कर रहा है, एक तरीका। दूसरा, रेवोल्यूशंस लाकर वहां पर ऐसी गवर्नमेंट्स ला रहा है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं, ताकि सारे कंट्रीज को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के मुताबिक कर दिया जाए और फिर हमारा जो है वो रूल चले। इसी तरह दूसरी साइड पे भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ने अपना सिस्टम लाने के लिए मिलिट्री कूज भी करवाए, टॉप इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल्स करवाया, जैसे कि ईरान के अंदर है। अमेरिका करता रहा ये, जिसको मैंने बुक भी बताई थी, द कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जिसके अंदर वो बंदा जो अमेरिका का ही होता है एजेंट, वो बताता है कि हम किस तरह से वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट्स को टॉपल करते थे ताकि हमारी पसंद के लोग जो है वो गवर्नमेंट में आए उस कंट्री के अंदर। उसने ईरान की एग्जांपल दी, इंडोनेशिया की एग्जांपल दी, मलेशिया की एग्जांपल दी। इसी तरह जो है ना साउथ अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज की उसने एग्जांपल्स दी, मिडल ईस्ट के अंदर उसने एग्जांपल्स दी कि किस तरह हमने कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट्स को टॉपल किया है टू मेक श्योर कि हमारा सुटेबल पर्सन गवर्नमेंट के अंदर हो, ना कि हमारे खिलाफ चलने वाले। इसी तरह कम्युनिज्म के जो लोग थे उन्होंने भी ये किया। इन सारे काम करने के लिए और अपनी आइडियोलॉजी को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरे कंट्रीज के अंदर इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ली गई, जो मैंने अभी बताई। इसमें वॉर का भी सहारा लिया गया, प्रॉक्सी वॉर्स का, इसमें कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और फिर लास्ट अफगान वॉर 1979 की, जो फिर पाकिस्तान में लड़ी थी वो वाली बात। इसमें आर्म्स रेस का सहारा लिया गया, इसमें इकोनॉमिक पैकेजेस का सहारा लिया गया कि अलायंसेस, जो अलायंस कंट्री है उसको पैकेजेस दिए जाए, इकोनॉमिक उसकी डेवलपमेंट की जाए। वो जो अयूब खान के इरा के अंदर हमें नजर आती है डेवलपमेंट, दैट इज नॉट द एक्चुअल डेवलपमेंट एंड द विजन ऑफ द अयूब खान, दैट वाज नॉट द थिंग एट ऑल। That was actually the capitalist ideology by the American. They want Ayub on their side, mean Pakistan on their side. So they
give economic relief, economic packages to the Ayub, so he can make some development projects in his country and get legitimacy among his people, ताकि लोग कहें, जैसे आज हम कहते हैं अयूब का दौर बहुत अच्छा था, दैट इज इसी वजह से वो अयूब को हटाए ना, क्योंकि अयूब खान हमारी फेवर का बंदा है। तो इस तरह से लेके चलना, अयूब खान वाज रियली इंटेंट टू डेवलप पाकिस्तान, दैट वाज नॉट द केस। उसका काम कुछ और, यानी कि वो एक पपेट के तौर पर हमें नजर आता है। ये चीज समझनी है आपने। तो कोल्ड वॉर का इरा इस तरह हमें नजर आता है। इसमें जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई और उसके बाद यूनाइटेड नेशन बन गई और जर्मन्स को अगेन पनिश किया गया और जापानीज को भी पनिश किया गया, उसमें 2 तरह के ट्रायल्स हुए, एक टोक्यो ट्रायल्स और दूसरे न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स। इन ट्रायल्स के अंदर उन लोगों को, पर्टिकुलर उन जनरल्स को पेनलाइज किया गया, पनिश किया गया, एग्जीक्यूट किया गया जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए थे। उसके बाद ये जो यूरोपियन सॉइल है, इसमें हमें एक डिफरेंट डेवलपमेंट नजर आती है, और खास तौर पर वो डेवलपमेंट हमें जर्मनी जो कंट्री था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी, सेकेंड में, दोनों वर्ल्ड वॉर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, और कोल्ड वॉर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, बिकॉज जो जर्मनी है वो डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, इंटू 2 पार्ट्स, और जो ईस्ट जर्मनी था वो सोवियत के पास चला गया, जो वेस्ट जर्मनी था वो हमें नजर आता है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यानी अमेरिकन और उसके एलाइज के पास चला गया। अब यूरोपियन सॉइल पे 2 इतनी मेजर वॉर्स के बाद काफी ज्यादा डिवास्टेशन थी, और कोल्ड वॉर की इस वॉर के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर अमेरिका काफी स्ट्रॉन्ग हमें सामने नजर आता है आफ्टर द 2 वॉर्स। और ये जो बाकी कंट्रीज थे, ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी और ये जो छोटे मोटे यूरोपियन कंट्री, सारे एग्जॉस्ट हो चुके थे अपनी इन 2 वॉर्स की वजह से, और अमेरिका तो जाहिर है डायरेक्टली तो इन्वॉल्व था ही नहीं, तो वो फिर हमें नजर आता है मजबूत एक सुपर पावर की फॉर्म में एक कंट्री, तो वो फिर लीड करता है इनको, यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज पैसिव अलायंस के अंदर चले जाते हैं विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और बदले में यूनाइटेड स्टेट क्या कहता है, ये जो वॉर की वजह से नुकसान हुए हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन मैं करूंगा, डेवलपमेंट मैं करूंगा, और इस डेवलपमेंट के लिए वो प्लान देता है, दैट इज मार्शल प्लान। कोई 12 या 15 बिलियन डॉलर का प्लान देता है, जिसके अंदर उसने पोस्ट वॉर पीरियड के अंदर अपने यूरोपियन एलाइज की रिकंस्ट्रक्शन करनी। इसी तरह उसने एक मिलिट्री अलायंस भी बनाया, इकोनॉमिक पैकेजेस के अलावा मिलिट्री अलायंस भी बनाया अमेरिका ने, दैट वी कॉल टुडे जो नेटो है, ये 1949 के अंदर बनता है। अब इसी तरह का काम फिर सोवियत भी करेगा, जाहिर है, उसने भी अपने अलायंस के साथ पैकेजेस स्टार्ट कर दिए इसी तरह इकोनॉमिक, और इसी तरह एक फोर्स बना ली, एक पैक्ट बना लिया, दैट वी कॉल वार्सा पैक्ट, जो 1955 के अंदर साइन हुआ। इसके अलावा हमें डिफेंस पैक्ट की फॉर्म के अंदर भी, ये भी एक डिफेंस पैक्ट ही है, मिलिट्री पैक्ट है, वार्सा पैक्ट। इसके अलावा जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, अमेरिकन आइडियोलॉजी, उसने यूरोपियन सॉइल से निकलकर बाकी जगह पर भी, यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, साउथ एशिया के अंदर भी उसने यही काम स्टार्ट कर दिया। और ये जो अयूब खान का इरा हमें नजर आता है, और उससे कुछ अर्सा पहले से भी,
यहां पर हमें अलायंसेस का टाइम पीरियड नजर आता है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने इन दो ब्लॉक में से अमेरिकन ब्लॉक को चूज किया। इस बाइपोलर वर्ल्ड के अंदर हमने अमेरिका का साइड लिया, और जिसके अंदर हमें क्या नजर आता है कि हमने फिर डिफेंस पैक्ट्स किए, ये सीटो, सेंटो, डिफेंस मिलिट्री अलायंस, ठीक है, ये सारे 1954 के अंदर, 55 के अंदर, 58 के अंदर, 1960 के अंदर ये सारे हुए। तो इसकी एक तो डायमेंशन हमें डिफेंस पैक्ट्स की फॉर्म में नजर आएगी कोल्ड वॉर की। एक और इसकी डायमेंशन कोल्ड वॉर की हमें नजर आती है इन अ फॉर्म ऑफ, जो अभी हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे, प्रॉक्सी वॉर्स और टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट्स। इन दो में इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। हुजूर, हो ये रहा था कि हर जो ब्लॉक था, यानी कि सोवियत ब्लॉक भी और अमेरिकन ब्लॉक भी, यानी कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ये चाहते थे कि उनकी आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट उसके वर्ल्ड के अंदर आए, यानी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, जैसे पाकिस्तान है या अफ्रीका के या मिडिल ईस्ट के या साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के अंदर। तो उसके लिए वो फिर प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ते थे, जैसे कि फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर हमें नजर आती है साउथ कोरिया के अंदर, अर्ली कोल्ड वॉर के पीरियड के अंदर, 1950 के अंदर। ये जो नॉर्थ और साउथ कोरिया, पहले ये एक ही था, ये इस वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया का साथ दिया, नॉर्थ कोरिया की रीजन का, उस वक्त तो नॉर्थ साउथ नहीं था, नॉर्थ कोरिया की रीजन वालों का साथ दिया सोवियत ने, और साउथ वालों का साथ दिया अमेरिकन ने। तो इसी तरह आज भी देख लें कि नॉर्थ वाले आज भी उधर है और साउथ वाले अमेरिकन की तरफ, अमेरिकन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमें पाकिस्तान के अंदर भी नजर आता है, अयूब खान की फेवर, इसी तरह जो ना भुट्टो की गवर्नमेंट की टॉपलिंग, ईरान के अंदर मुसद्दिक मलिक की टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल अमेरिका के अंदर, चिली के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर एलेंडे जैसे जो लोग थे उनको गिरा दिया, और पैनोचेट जैसे मिलिट्री डिक्टेटर्स को इंस्टॉल किया गया। ये सारा कुछ इकोनॉमिक, कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, दो बुक्स है, एक सिंपल है कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, न्यू कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, ये 2 बुक्स हैं, दोनों को पढ़े, समझे, देखे जरा कैसे ये टॉपिंग करता रहा अमेरिका। और इसी तरह सोवियत भी, ये तो अमेरिकन पर्सपेक्टिव, सोवियत भी करता रहा। उसने इजिप्ट के अंदर, उसने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं, यूथाविया, लिटाविया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न जर्मनी, इजिप्ट, लिबिया, यहां भी उसने भुट्टो साहब को फेवर करते रहे। यानी जब चाइना का दौर था उस वक्त तो सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी थी, वॉर सिचुएशन थी। यानी इस तरह हमें नजर आता है इंडिया को फेवर करते रहे अगेंस्ट द पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन साइड पर था तो उन्होंने इंडिया को फेवर किया हो, इंडिया जो है रशिया की तरफ था। तो इस तरह, ठीक है। और चाइना का, जब चाइना के सिविल वॉर के नतीजे में जो पार्टी जीती वो भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब यानी 2 कंट्रीज बन गए इतने बड़े, वो भी चाइना और रशिया। तो ये अमेरिकन को काफी यहाँ पर धचका लगा जब 1949 के अंदर चाइना जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वो जीत गई। और दूसरी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो किंग थे, चाय किंग, वो इस वक्त ताइवान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो लोग, वो फिर यहाँ पर आ गए थे, फॉर्मोसा, जो अब ताइवान के नाम से मशहूर है। ठीक है, ये एक फॉर्म है। इसी तरह हमें इसी कोल्ड वॉर के अंदर न्यूक्लियर रेस भी नजर आती है। राइट आफ्टर 45 के बाद हिरोशिमा और नागासाकी, वो जो बॉम्ब्स गिराए जापान, उसके बाद हमें फिर न्यूक्लियर रेस भी नजर आती है। क्योंकि अगर एक कंट्री के पास है, उसका मतलब यह है कि डेंजरस है, हेजेमोनिक जो है वो स्टेट बन जाएगी वो। तो उसने, सोवियत ने भी एस्पायर करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी बन गए 50s के अंदर। इसी तरह चाइना को भी दिया उन्होंने फिर।
ताकि अपने एलाइज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से तो नहीं लिया, बल्कि अमेरिका ने तो सैंक्शंस लगाई पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान ने विद द हेल्प ऑफ चाइना अनदर कंट्री अपना एक सीक्रेट फॉर्म में हमें न्यूक्लियर रेस नजर आती है। इसको इंटरनेशनल उस पर देखें तो आइजनहावर ने इसी न्यूक्लियर रेस के अंदर एक स्पीच भी की थी 57 के अंदर, आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट है आइजनहावर, उसने वर्ड यूज किया था एटम्स फॉर पीस, कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द पीस के लिए देंगे दूसरे कंट्रीज को, ताकि वो अपनी पावर के लिए उसको डेवलप कर सकें, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अपनी पावर के लिए यूज कर सकें, ना कि मिलिट्री पर्पस के लिए, एटम्स फॉर। लेकिन बेसिक उसका इंटेंट यही नजर आता है हमें जब एनालिसिस किया जाता है, जाहिर है जब उसके पास पावर के लिए न्यूक्लियर आ गया तो फिर उसको इनरिच करके पॉसिबल ही है कि वो मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज करे। इसी न्यूक्लियर रेस के अंदर डिफरेंट पीरियड्स आते हैं जहां पर नियरली कन्फ्रंटेशन हमें नजर आती है। 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर जब सीक्रेटली सोवियत यूनियन क्यूबन के कंट्री जो है वहां पर इंस्टॉल कर रहा था मिसाइल। क्यूबन कंट्री ये है जी हजूर, ये रेड कलर वाला नजर आ रहा होगा, ये अमेरिका है, ये रेड वाला सोवियत यूनियन। देखिए कहां से उठ के ये आया है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मैं न्यूक्लियर इंस्टॉल कर लूँ और फ्यूचर पे कोई वॉर हो तो मेरे यहीं से न्यूक्लियर इस पे अटैक कर दूँ। जब अमेरिकन को पता लगा, उस वक्त वो थे कैनेडी प्रेसिडेंट अमेरिकन, तो उन्होंने यहां पर टर्की के अंदर और क्री के अंदर इंस्टॉल कर दिए। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कहते हैं। नियरली कॉन्फ्रंटेशन हो गई थी कि दोनों न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे, लेकिन सेनेटी प्रिवेल और कैनेडी ने विड्रॉ की और फिर सब्सिक्वेंटली जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत रिपब्लिक उसने भी विड्रॉ कर लिया। ये भी हमें नजर आता है उसी टाइम पीरियड न्यूक्लियर रेस में। अच्छा, टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर रेस के टाइम पीरियड कई में तो यानी इस तरह के स्टेजेस आए हैं तो पीक पर पहुंच गए, कई में फिर इन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए फॉर डीलिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर रेस, जिसके अंदर 1970s का जो पीरियड है वो बड़ा फेमस है। इसके अंदर काफी ट्रीटीज हुई हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटीज, साल्ट 1 साल्ट 2, इसके बाद भी हुई हैं, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, ठीक है, इसी तरह न्यू स्टार्ट, काफी ट्रीटीज हुई हैं इसी के ऊपर फॉर द आर्म्स लिमिटेशन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, के खात हद तक जो है ना वो हमने कैप करना है, एक लिमिटेशन रखनी है, स्टॉक पाइल्स थी न्यूक्लियर, ठीक है। इसी तरह ये स्पेस रेस के अंदर भी हमें कोल्ड वॉर नजर आती है, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन जो है वो यूएसएसआर वाले भेजते हैं, उसके बाद फिर ये आपका बॉय जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन भेजते हैं, और नासा की डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग, ये भी एक इसका फॉर्म। अच्छा, प्रॉक्सी वॉर्स हम डिस्कस कर रहे थे, मैं एक वॉर तो डिस्कस की कोरियन, उसमें बाकी फिर एक और है वियतनाम वॉर जो 1955 के अंदर स्टार्ट हुई, 1975 तक चलती रही, नॉर्थ साउथ वियतनाम। ये तो खैर फिर मिल गए थे, नॉर्थ साउथ कोरिया तो नहीं मिले, ये मिल गए थे। तो साउथ को सपोर्ट कर रहा था आपका अमेरिका और नॉर्थ को सपोर्ट कर रहे थे चाइनीज और आपके दूसरे अमेरिका, सॉरी रशियन, सोवियत। यही प्रॉक्सी वॉर हमें नजर आती है अफगान सॉइल के ऊपर भी, और उसकी वजह यही थी जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूएसएसआर ये चाहता था कि अफगान के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए, और अमेरिकन चाहते थे कि उनकी आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट आए।
तो जब बार बार चेंजिंग ऑफ द गवर्नमेंट हुई, जिस तरह अब्दुल सितार फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाई अब्दुल सितार, मेरे ख्याल से जो एडिशन है 2017 वाला, उस एडिशन के अंदर आप देखिए जब वो अफगानिस्तान के क्राइसिस को डिस्कस करता है, वो बताता है कि किस तरह मुसलसल टॉपिंग ऑफ द गवर्नमेंट हुई है बाय द कम्युनिस्ट इन अफगानिस्तान, उनकी किस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही टू मेक श्योर कि उनकी आइडियोलॉजी वाला बंदा वहां पर इंस्टॉल हो। लेकिन जब वो फेल हो गई तो फाइनली उन्होंने 1979 के अंदर अटैक कर दिया, और फिर अमेरिकन भी आ गए पाकिस्तान के थ्रू, उन्होंने फिर वो जहादी सिस्टम और मिडल ईस्ट को भी लिया, उसमें सऊदी अरेबिया और ऑल दिस स्टार्ट। इसमें कुछ हमें चेंजिंग भी नजर आती हैं, खास तौर पर इसी कोल्ड वॉर के पीरियड के अंदर। अर्ली पीरियड के अंदर जब चाइना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ हमें नजर आता है वर्ल्ड स्टेज पर, तो रशिया को बड़ी खुशी होती है कि एक और इतना बड़ा कंट्री मेरे साथ आ गया। लेकिन 60s के बाद हमें चाइना और सोवियत यूनियन के अंदर क्रैक्स नजर आते हैं, उनके रिलेशंस के अंदर, और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो हमें सेपरेट नजर आती है। चाइना की और आइडियोलॉजी थी, उसके एम्स और थे फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और रशिया के और थे, उससे वो डिफरेंस क्रिएट होता है। दैट वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर द अमेरिकन, जिसको हेनरी किसिंजर कहता है अपनी बुक के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, कि वो अपॉर्चुनिटी हमने वेस्ट नहीं की। फौरन हमने पाकिस्तान के थ्रू, जिसके अच्छे रिलेशन थे चाइना के अंदर, हमने डिप्लोमेसी का डोर ओपन करके चाइना के साथ हाथ मिला लिया। दैट वाज द टाइम जब हमने चाइना को कहा कि ताइवान तुम्हारा हिस्सा है, हम ये पॉलिसी मानते हैं, वन चाइना पॉलिसी। ये जो आज जिनके खिलाफ चल रहे हैं ना अमेरिकन, तो चाइनीज इनको कहते हैं यार तुम्हारे साथ तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे ही क्रैक्स हुए रशिया के साथ, तो हमारे और आपके रिलेशन बेहतर हो गए, आपने हमारी एंट्रेंस भी करवा दी थी यूनाइटेड नेशन के अंदर, और ताइवान को निकाल दिया था, और वन चाइना पॉलिसी लेकर चल रहे थे आप। उस वक्त हेनरी किसिंजर ने प्रपोज किया था। तो अब क्या हुआ, अब ये ताइवान को इतना ज्यादा सपोर्ट, और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रेसिडेंट जो है, स्पीकर नैंसी पेलोसी जो है ना, वो अगस्त में विजिट भी करती हैं। ये क्या हो रहा है, ये हमें रिफ्लेक्शन नजर आती है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। तो उस वक्त अपॉर्चुनिटी इन्होंने अवेल की और चाइना को अलग बिल्कुल कर दिया रशिया से। और फिर फाइनली जब कोल्ड वॉर जो है वो फिर इस लास्ट वॉर अफगान वॉर के बाद ये एंड हो जाती है। यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर इसी दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान ही, जब अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा होता है थ्रू मार्शल प्लान टू अवॉइड ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज, कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ना जाएं, टू मेक श्योर दिस, वो कॉन्टिन्यूसली इकोनॉमिक पैकेजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा होता है। तो इस दौरान यूरोपियन कंट्रीज इस चीज का एडवांटेज लेते हुए इकोनॉमिकली बूम करते हैं। इसी चीज का एडवांटेज जापान लेता है, इसी चीज का एडवांटेज साउथ कोरिया लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमें नजर नहीं आता। ये सारे कंट्रीज अमेरिकन उसी दौर के साथ अलायंसेस में थे, उन्होंने अपने अपने कंट्रीज डेवलप कर ली, स्टेबल कर ली। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अयूब खान जो है वो अमेरिकन थे, अमेरिकन साइड पे रखते थे अपने आप को। भुट्टो साहब सोशलिज्म की तरफ आ गए, जिया एकदम उधर चले गए और एक्सट्रीमिज्म के साथ चले गए। दोबारा नवाज और वो फिर बीबी नवाज, वो फिर कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया, तो वो तो पीरियड ही खत्म हो गया था। तो खैर, यानी इन कंट्रीज ने, तो यूरोपियन कंट्रीज ने उस वक्त बड़ा फायदा लिया इस चीज का। उसमें फिर हमें इसी दौरान हमें वो यूरोपीय यूनियन की लेगेसी नजर आती है, ईसीसी की फॉर्मेशन, कोल एंड स्टील कम्युनिटी की डेवलपमेंट, उसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन सी ट्रीटीज होती रही, ऑन ट्रीटीज के अंदर क्या क्या होता रहा, स्टेप बाय स्टेप में इसको हम टाइमलाइन के तौर पर देखेंगे। तो ये हमें नजर आती है कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर।
सारी चीजें, ये नोट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको मैं शेयर करूंगा, तो ये आपने देखनी है। ये वो सारी बातें हैं जो मैं कर चुका हूं आपसे, कि किस तरह। और आज ये जो जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होती है, बर्लिन वॉर खत्म होती है, बर्लिन वॉर का मतलब ये है कि वो जो जर्मनी डिवाइड हो गया था कोल्ड वॉर के अंदर, और एक फिजिकल वॉल खड़ी कर दी थी जर्मनी के अंदर, जिसके ईस्टर्न साइड पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे और वेस्टर्न साइड पर कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी। जर्मनी डिवाइड हो गया था, स्टील वॉल जो थी ना फिजिकली खड़ी हो गई। ये हमें नजर आता है। तो ये जब एंड हुई, वो टूटी दीवार और वो सारा कुछ हुआ, और वो सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये जो जितने भी हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया, यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज, और फिर आज़ाद हुए ये सेंट्रल रिपब्लिक कंट्रीज, ये काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे आज़ाद हुए कंट्रीज, और ईस्टर्न यूरोप भी आज़ाद हुआ। तो वहाँ पर अचानक से फिर ज़ाहिर है जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो डेमोक्रेसी को फेवर करती थी, तो वो डेमोक्रेसी वहाँ पर आ गई। तो ये आज जो यूक्रेन के ऊपर हमला करता है ये, या इसको रशिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये वही कंसर्न्स हैं उसी कोल्ड वॉर के टाइम से। ये इसको अगर हम और पीछे लेके जाएं तो ईस्टर्न क्वेश्चन जो हमने डिटेल में देखा है उसी के ये कंसर्न्स है बेसिकली। ठीक, ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं अमेरिकन टूवर्ड्स सोवियत यूनियन या रशिया, ये क्वेश्चनेबल है। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं रशिया के टूवर्ड्स यूरोप, और उसके जो मेन उसका फादर है यानी अमेरिका के। ये चीजें यानी आज की जो हम पॉलिटिक्स है उसके अंदर हम कोल्ड वॉर को समझना बड़ा जरूरी है। और फिर पोस्ट कोल्ड वॉर के अंदर भी जो डेवलपमेंट हुई उसमें खास रोल इवन इटसेल्फ यूएसएसआर के अंदर ऐसे सेक्रेटरी जनरल का आना है सोवियत यूनियन के अंदर, इसका नाम गोर्बाचेव है। ये पिछले दिनों ही उनकी डेथ हुई है, पिछले ईयर। गोर्बाचेव, उसकी दो पॉलिसीज थी, पेरिस्ट्रोका और ग्लासनोस्ट। इन दो पॉलिसीज के तहत उसने यूएसएसआर की तमाम जो 1970s से जो पॉलिसी चल रही थी सारी उसने खत्म कर दी। इन दो पॉलिसीज का मतलब क्या? पेरिस्ट्रोका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंट्री, एंड ग्लासनोस्ट ओपनिंग अप, ओपन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से निकल कर अब हमने सोचना है और ओपन करना है फॉर द न्यू आइडियाज, फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, फॉर न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, और रीस्ट्रक्चर करना है। दैट वाज द पीरियड जब हमें डाउनफॉल नजर आता है। और ये 1985 के अंदर आया था, और 6-7 साल बाद सोवियत यूनियन वो वॉर हार गया, अफगान वॉर, और वो फिर सारा काम हुआ। ठीक, ये वही सारी बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी उसी की ही लेगसी है, मार्शल प्लान वाली। फिल द वैक्यूम टू पावर पॉलिटिक्स क्रिएटेड बाय द वीकिंग ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि ये यूरोपियन पावर्स डिक्रीज हो गई थी आफ्टर 2 ब्लडी वॉर्स। तो अमेरिका सामने नजर आता है, तो वो अपना एक डॉक्ट्राइन भी लेकर आता है टू कर्टेल द डोमिनेशन ऑफ कम्युनिज्म। उसका जो इकोनॉमिक पहलू है वो मार्शल प्लान है, और उसका पॉलिटिकल पहलू है वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ठीक है, और यही वो एक्सपेंशनिज्म जो इनकी चली है दोनों कंट्रीज, दोनों तरफ से। ये डिटांट का पीरियड, डिटांट का पीरियड वो पीरियड है जब ये एग्रीमेंट्स कर रहे थे ऑन न्यूक्लियर रेस के ऊपर, क्योंकि 1962 के बाद ऐसे लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, और वो ब्लडी वॉर होगी क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर है और बहुत ज्यादा तादाद में, दुनिया खत्म हो जाएगी।
उसके बाद उन दोनों ने डिटांट यानी कि लूजिंग ऑफ टेंशन का पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 1967 से ऑनवर्ड 1979 तक, जब अफगान वार स्टार्ट होती है उस वक्त तक ये पीरियड स्टार्ट होता है। ये पीरियड बेसिकली कुछ टाइम पीरियड को कहते हैं, इसमें डिफरेंट ट्रीटीज भी होती हैं अंडर द दोनों के आपस में भी होती है, बायलैटरल भी और यूनाइटेड नेशन के फॉरम पे भी होती है, जैसे कि पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटीज वगैरह और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस तरह की। ठीक है, ये सारी कहानी जो हम डिस्कस कर चुके। द वर्ल्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर, फिर उसको हम पोस्ट कोल्ड वॉर के अंदर ही देखेंगे। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई, तो ये मैं शेयर करूंगा तो मजीद आप इसको रीड करेंगे, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। थैंक यू सो मच।